अस्सलाम वालेकुम। आई एम समरा शाहीन। एनिमल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने। उसमें हम मुख्तलिफ फ़ाइलम की स्टडी कर रहे हैं। आप लोग फ़ाइलम को साथ साथ रोज़ रीड किया करें। मैं दो दो फ़ाइलम इकट्ठे नहीं करवा रही कि वो मिक्सअप हो जाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें आप अगर साथ साथ इसको तैयार करेंगे और इसको कॉन्सेप्ट समझ के करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, वरना ये चैप्टर बहुत मुश्किल है अगर आप लोग इसको साथ साथ नहीं करते, क्योंकि वो सारा जब एक दफ़ा आप पढ़ेंगे तो सारे का सारा मिक्सअप हो जाएगा, सारे फाइलम। तो साथ साथ इसको तैयार किया करें। जो पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं अटेंड किए उनको भी आप लोग एक दो दिनों में कंप्लीट करें, और ताकि अगले जो लेक्चर्स हैं उनकी आप लोगों को समझ आ सके, क्योंकि सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो अगर सिंपल फाइलम की समझ आएगी तो कॉम्प्लेक्स फाइलम की भी समझ आएगी। तो आप लोग इस इन लेक्चर्स को साथ साथ रीड किया करें। तो आज है फाइलम। पहले हमने फाइलम पोरिफेरा पढ़ा, फिर फाइलम नाइडेरिया, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। आज हमारा फाइलम है फाइलम नीमाटोडा, जिसको हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट। ठीक है। हमने फर्स्ट में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, फर्स्ट लेक्चर में हमने उसमें सिलोमेट, एसिलोमेट और सीडोसिलोमेट देखे थे। सिलोमेट ऐसे एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी होती है, एसिलोमेट जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती, और सीडोसिलोमेट जिनमें बॉडी कैविटी फॉल्स होती है, मतलब होती तो है लेकिन ना होने के बराबर, बस सिलोम जैसी होती है थोड़ी बहुत। तो इसको हम बोलेंगे सीडोसिलोमेट, मतलब फॉल्स सिलोम भी बोलते हैं, फॉल्स सिलोम। तो ये है सीडोसिलोमेट। पीछे हम लोगों ने नाइडेरियन पढ़ा, उसके अलावा पोरिफेरा पढ़ा, वो थे ए सिलोमेट, और ये है सीडोसिलोमेट। इसके बाद हम सिलोमेट्स की बात करेंगे। इसके अलावा इसको बोलते हैं फाइलम अस्केची हेलमिंथेसिस। इसको फाइलम नीमाटोडा का नाम भी देते हैं। नीमाटोडा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके दोनों साइड टैपरिंग होती हैं, पॉइंटिंग एंड होते हैं दोनों साइड्स पे, ओरल एंड और एबोरल एंड। मतलब इसके दोनों साइड्स जो हैं, जो है इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड दोनों साइड से आपको नजर आ रहे हैं, ये टैपरिंग होते हैं या फिर पॉइंटेड होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं निमाटोडा। इसी तरह हमने नाइडेरिया में कहा था उनको, हम नाइडेरिया फाइलम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें निमेटोसाइट्स होते हैं, उनमें स्टिंगिंग ऑर्गन्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको निमेटोसाइट्स कहते हैं। पोरीफिरा का हमने कहा कि उनमें पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें पोरीफिरा का नाम देते हैं। प्लेटी हेलमिंथेसिस का हमने बोला कि वो जो है वो फ्लैटेंड होते हैं डोर्सोवेंट्रली, जिसकी वजह से उन्हें प्लेटी हेलमिंथेसिस का नाम देते हैं। इसी तरह नीमाटोडा को हम नीमाटोडा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनिमल्स के दोनों साइड्स जो हैं वो टैपरिंग होती हैं। अब ये जो है वो तकरीबन राउंड वर्म में एनिमल्स पाए जाते हैं, जो तकरीबन राउंड होते हैं और वर्म लाइक होते हैं, वर्म कीड़े जैसे होते हैं और राउंड होते हैं, और दोनों साइड से क्या होंगे? टैपरिंग होंगे। शेप इनकी कैसी होती है? बॉडी की शेप कैसी होती है? नेम ड्राइव ड्यू टू पॉइंटेड एंड्स, जैसे कि पहले बताया कि दोनों साइड्स पे पॉइंटेड एंड मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको नीमाटोडा का नाम देते हैं। ये इलोंगेटेड वर्म है, लंबे हैं, ठीक है, और इसका वन एंटीरियर एंड है, ठीक है, दूसरा पोस्टीरियर है, लेकिन इसका कोई प्रोमिनेंट हेड नजर नहीं आ रहा। दोनों साइड्स आपको इक्वल लग रही हैं, कोई आपको प्रोमिनेंट इसमें हेड या टेल या फिर अनस नजर नहीं आ रहा। तो ये क्या है? इनमें एंटीरियर एंड होता है, ये एलोंगेटेड होते हैं, ये राउंड होते हैं, और इनमें कोई प्रोमिनेंट हेड नहीं होता। बॉडी लेयर्स अगर देखें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें क्या होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक में हमने कहा था पोरिफेरा आ जाते हैं, बाकी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाते हैं। 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अब इसमें क्या है, इसकी अगर सिमेट्री देखते हैं तो नाइडेरिया तक रेडियल सिमेट्री थी, प्लेटी हेलमिंथेसिस की भी बायलेटरल सिमेट्री, आगे अब सारे एनिमल्स की बायलेटरल सिमेट्री होगी। सीडोसिलोमेट बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है, और ये अनसेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंट्स नहीं बने होते इनकी बॉडी के, ये अनसेगमेंटेड होते हैं। और इसके अलावा इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, एक ही प्लेन में हम इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। मिड से कट करेंगे तो दोनों इक्वल हाफ प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन अगर हम एक और प्लेन से कट कर दें तो ये क्या होंगे? इक्वल हाफ प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो क्या है? ये बायलेटरल सिमेट्री होगी। उसके अलावा सीडोसील, जैसे कि इसका नाम है सीडोसिलोमेट, तो इसमें सीडोसील पाई जाती है, फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है, जिसकी वजह से इनको सीडोसिलोमेट का नाम देते हैं। वो कहाँ से ड्राइव की जाती है? होलो स्पेस ऑफ द ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील की होलो स्पेस से इसको ड्राइव किया जाता है। जैसे ये देखें, ये दिखाई गई है, लेकिन इसमें बकायदा वो सिलोम नहीं है, ठीक है, सीडोसिलोमेट है ये।
उसके बाद साइज अगर इनका देखते हैं, साइज इनका बहुत छोटे भी होते हैं और 1 मीटर टॉल भी होते हैं। जैसा कि निमाटोडा अक्सर जो है वो मट्टी में निकल रहे होते हैं ये वर्म्स, तो ये इनका साइज जो है ये आम आंख से नजर आ जाते हैं। कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक टू 1 मीटर टॉल होते हैं। उसके अलावा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक होता है, क्योंकि इसमें माउथ और एनएस है जिसमें दो ओपनिंग होंगी फूड की एंट्री की और फीसेस रिमूवल की, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका माउथ एंटीरियर एंड पे मौजूद है, एनएस पोस्टीरियर एंड पे मौजूद है, तो इसका हम कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। पोरीफिरा में और नाइडेरिया में हमने कहा था कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। उसके अलावा प्लेटी हेलमिंथेसिस में भी हमने सैक लाइक बोला था, लेकिन ये अब फर्स्ट फाइला है जिसमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओरल और एबोरल एंड्स मौजूद हैं। अब वो जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब विद इन द ट्यूब, क्या होता है? फ्लूइड फील्ड स्पेस पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान में। कोई बकायदा सिलोम नहीं होती, लेकिन क्या होता है, फ्लूइड फील्ड कैविटी पाई जाती है। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो एक्सक्रीटरी कैनाल्स पे मुश्तमिल होता है जो कि रन करती हैं लॉन्गिट्यूडनली, क्योंकि इनकी बॉडी ही लॉन्गिट्यूडनल है, तो लॉन्गिट्यूडनली वो क्या करती हैं, रन करती हैं। कैनाल ओपन आउटसाइड थ्रू एक्सक्रीटरी कैनाल, वो कैनाल कैसे ओपन होती है? आउटसाइड एक्सक्रीटरी कैनाल से। ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने देख लिया कि माउथ है और अनस है, फूड मूव करती है माउथ से। इंटेस्टाइन से होती हुई फेरिंग से इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से होती हुई एनएस से रिमूव हो जाती है। ये इसकी ओवरी दिखाई गई है और रिप्रोडक्टिव पोर दिखाया गया है। एनएस और रिप्रोडक्टिव पोर डिफरेंट है। अब इसमें जो है एक्सक्रीटरी कैनाल भी पाई जाती है जो कि इसकी लॉन्गिट्यूडनली रन करती है और ये ओपन हो जाती है आउटसाइड थ्रू एनएस। उसके बाद अगर हम इनका नर्वस सिस्टम देखते हैं तो हमने कल प्लेटी हेलमिंथेसिस का कहा था कि उनका नर्वस सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है पोरीफेरा और नाइडेरिया की निस्बत। उनमें बकायदा गैंग्लियोन्स पाए जाते हैं, इनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है उनसे प्लेटी हेलमिंथेसिस से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इनका नर्वस सिस्टम। ये रिंग्स पे मुश्तमिल है जिनको बोलते हैं नर्व रिंग। नर्व रिंग के 3 पार्ट्स होते हैं, एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, दूसरी है वेंट्रल नर्व कॉर्ड और तीसरी है टू लेटरल नर्व कॉर्ड। अब जो बॉडी के ऊपर डोर्सल सरफेस से रन कर रही है इसको डोर्सल कॉर्ड बोलते हैं, जो लोअर सरफेस से रन कर रही है उसको वेंट्रल कॉर्ड बोलते हैं। और उनके दरमियान में टू लेटरल नर्व कॉर्ड ये मौजूद हैं, टू लेटरल नर्व कॉर्ड, डोर्सल नर्व कॉर्ड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होती हैं। अब इनका सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो इनमें सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट इन देम, ठीक है। उसके बाद है गैसेस एक्सचेंज, तो फिर जाहिर है इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होगी? गैसेस एक्सचेंज ये अपनी बॉडी से करती हैं, जैसे प्लेटी हेलमिंथेसिस भी अपनी बॉडी से करते थे गैसेस एक्सचेंज, इनमें भी गैसेस एक्सचेंज बॉडी सरफेस से होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं या मुख्तलिफ एनिमल्स की बॉडी के अंदर पैरासाइट्स के तौर पे रहते हैं, तो इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम तो फिर भी है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की इनको बहुत कम ज़रूरत है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव फूड लेते हैं। ये अपनी स्किन, इनकी स्किन ऐसी होती है कि स्किन के ज़रिए ये रेस्पायर करते हैं। अगर लोकोमोशन इनके देखते हैं तो ये अंडुलेटिंग मूवमेंट शो करते हैं। अंडुलेटिंग मूवमेंट ऐसी मूवमेंट के मसल्स इनके अरेंज होते हैं। आप कभी वर्म को देखें या किसी सूंडी वगैरह को देखते हैं तो वो कैसे चल रही होती है, उसमें अंडुलेटिंग मूव होती है, वेव लाइक उसमें मूवमेंट होती है। और उसके मसल्स जो है वो इस तरह अरेंज होते हैं कि वो जब मूव कर रही होती है तो वो मसल्स उसको हेल्प आउट करवाते हैं मूवमेंट में। इसी तरह वर्म मूव करती हैं, इसमें मसल्स जो हैं वो 4 बैंड्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, 2 डोर्सोलेटरल बैंड्स होते हैं, 2 वेंट्रोलेटरल बैंड्स होते हैं। या आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखने हैं। लोकोमोशन में अंडुलेटिंग मूवमेंट होती है। 4 तरह के इनमें मसल्स बैंड्स पाए जाते हैं, 2 डोर्सोलेटरल होते हैं, 2 वेंट्रोलेटरल सर्कुलर वेंट्रोलेटरल मसल पाए जाते हैं और सर्कुलर मसल्स इनमें एब्सेंट होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो होते हैं, इनकी बॉडी लॉन्गिट्यूडिनल होती है, वो मसल्स बैंड्स के फॉर्म में होंगे, डोर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल, और इनकी कोऑर्डिनेशन की वजह से ये वर्म्स मूव करते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन देखें तो हमने प्लेटी हेलमिंथेसिस में कहा था कि वो क्या थे, हर्माफ्रोडाइट थे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में मौजूद थे। लेकिन अगर इनकी बात करते हैं तो इनके सेक्स ऑर्गन डिफरेंट होते हैं, मेल और फीमेल पाए जाते हैं।
मेल में टेस्टिस मौजूद होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरीज मौजूद होती हैं, ओवरीज में एग प्रोडक्शन होगी, टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होगी। तो इन गैमीट्स की फ्यूजन से जाइगोट बनेगा और जाइगोट से ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो इनमें मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस देख लें, ये क्या है, ये पैरासिटिक डिजीज काज करते हैं ज़्यादातर, ये ज़्यादातर ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं और उनमें डिजीजेस का बायस बनते हैं। तो ये पैरासाइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, स्केची हेलमिंथेसिस आर इंपॉर्टेंट पैरासाइट। इसमें आ जाता है अस्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइट। अस्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइट को हम बोलते हैं, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है मैन का, ठीक है। मैन के इंटेस्टाइन में रहता है और वहां पे ये रह के वहां से फूड लेता है। उसका मजीद इसको डिटेल से आगे देखते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद रैबिडिटीज, ये क्या है, ये भी राउंड वर्म की टाइप है। ये ऑर्गेनिक मैटर, फिशिस, मैन और इंटेस्टाइन हर जगह पे ये पाए जाते हैं। अब इंट्रोम्बिस वर्मिकुलेरियन किसको बोलते हैं, इंट्रोबियस वर्मिकुलेरियन पिनवर्म को बोला जाता है। पिनवर्म छोटी क्लासेस से भी आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। पिनवर्म जो है ये पिन लाइक होता है, इसकी माउथ भी बिल्कुल पिन की तरह होता है। इसको हम बोलते हैं इंट्रोम्बिस वर्मिकुलेरियंस। आप देखें पॉइंटेड एंड मौजूद है। और इसके अलावा ये क्या करता है, ये कीकम, कोलोन और अपेंडिक्स में पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन के कीकम, कोलोन और कोलोन के साथ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। तो अपेंडिक्स में ये पाए जाते हैं पिनवॉर्म। ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं और इचिंग काज करते हैं, जिसकी वजह से आइसोनोमिया हो जाती है, इंसोमिया हो जाती है और जो पेशेंट है उसकी एपिटाइट लॉस हो जाती है, उसको भूख नहीं लगती, उसको नींद नहीं आती, जिसमें ये पिनवॉर्म पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में। जब इन्फ्लेमेशन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन में तो इचिंग होगी, खारिश होगी, जिसकी वजह से पेशेंट सो नहीं सकता, पेशेंट को भूख नहीं लगती। तो ये कीकम, कोलोन और अपेंडिक्स में ये पाए जाते हैं। अब ये दिखाए गए हैं और बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, आप नेट से भी सर्च करके देख सकते हैं। ये पिनवॉर्म दिखाए गए हैं, ये बॉडी की इंटेस्टाइन से बाहर निकल रहे हैं, इतने ज्यादा ये तादाद में ये पाए जाते हैं। आप खुद ही सोच लें, जब ये किसी ह्यूमन के अंदर इतने ज्यादा होंगे तो ह्यूमन को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा जब ये अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं एग, तो वो जब रिलीज होते हैं इंटेस्टाइन से तो वो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करवाते हैं, इचिंग काज करवाते हैं। ये डिजीजेज ज्यादातर अफ्रीका और पुअर कंट्रीज में ये ज्यादा पाए जाते हैं, इंट्रोमिस वर्मिकुलेरियंस। उसके बाद है ए साइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। इस साइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल को हुकवर्म का नाम भी देते हैं। हुकवर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके माउथ जो है वो हुक लाइक होते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे हुक लाइक है, इसका माउथ देखें हुक लाइक है, पॉइंटी तो है लेकिन आगे हुक की तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इससे इनको हुकवर्म का नाम देते हैं। ये इंटेस्टाइन की विलाई के साथ चिपक जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। जिस पेशेंट के अंदर ये पाए जाते हैं उसकी इंटेस्टाइन की विलाई विलाई और माइक्रो विलाई डाइजेशन चैप्टर में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा। विलाई वेलवेटी अपेरेंस होती है, ठीक है, वेलवेट जैसी अपेरेंस होती है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहां पे ये विलाई के साथ चिपक जाते हैं और अपने हुक के साथ ये अटैच हो जाते हैं। हुक के साथ अटैच होंगे तो अपने अंदर से एंटी कांगुलेंट सिक्रेशन खारिज करते हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, कांगुलेंट का मतलब होता है उसको क्या करना है, कांगुलेट कर देना, ठीक है, क्लॉट बना देना या ब्लीडिंग को रोकना। तो अपने अंदर से एंटी कांगुलेंट सिक्रेशन खारिज करते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली इसके अंदर इंटर होता है और इसको इनको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये पेशेंट का ब्लड यूज करते हैं। पैरासाइट्स होते हैं, ये बॉडी और ब्लड फ्लूइड लेते हैं अपने होस्ट का फूड के तौर पे, सक कर लेते हैं उसको। जब ये फीडिंग कर रहे होते हैं तो एंटी कांगुलेंट सिक्रेशन करते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। तो क्या है, जो पेशेंट की ये सक कर रहे हैं वहां से ब्लड लेके एक तो नुकसान पहुंचाएंगे, नंबर 2 पे जब ये फुल हो जाते हैं और ये फीडिंग स्टॉप कर देते हैं तो ये वहां से हटते हैं तो वो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली जारी रहती है क्योंकि वहां पे एंटी कांगुलेंट सिक्रेशन लगी हुई होती है। कंटिन्यूस ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, जो पेशेंट है वो सीवियर एनीमिक पेशेंट बन जाता है, एनीमिया का शिकार हो जाता है, एनीमिया ब्लड सेल्स की कमी। तो वो क्या है, वो एनीमिया का शिकार हो जाता है। और चिल्ड्रन जो है, अगर ये चिल्ड्रन में अर्ली एज में ये पाए जाते हैं चिल्ड्रन में, एसाइक्लोड्यूडिनेल एसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल जिसको हुकवर्म बोलते हैं, तो ये वो चिल्ड्रन क्या होंगे, उनकी फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी, उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे के सारे ब्लड जो वो मिल्क यूज कर रहे हैं
उसके साथ-साथ जो उनका ब्लड है, जो उनकी एनर्जी है, वो सारी की सारी हुकवर्म जो है वो उसको सक कर लेते हैं। नंबर 2 पे एंटीकोएगुलेंट सिक्रेशन की वजह से जो विलाई है, विलाई के अंदर से ब्लड्स जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होती, कंटीन्यूअस ब्लीडिंग की वजह से चिल्ड्रन भी क्या है एनीमिक हो सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है उनमें, और उसके अलावा उनकी फिजिकल ग्रोथ स्टॉप हो सकती है। उसके अलावा राउंड वर्म की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी निमाटोडा की, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ये सिंगल रोटिंग एप्पल में अगर हम देखते हैं, अगर एक गलता सड़ता सेब देखते हैं तो उसमें 90,000 तक वर्म्स होते हैं। वर्म्स वही हैं पॉइंटेड एंड में जो सुंडियां वगैरह किसी चीज में पड़ जाती हैं, अमरूद में, सेब में और गलती सड़ती चीजों में, तो उसको हम वर्म्स का नाम देते हैं। तो ये इतने ज्यादा हो जाते हैं, अगर कोई गलती सड़ती चीज पड़ी हुई है उसको आप देखो तो उसके ऊपर छोटे छोटे निमाटोड्स बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। अगर एक सिंगल एप्पल की हम बात कर लेते हैं तो उसमें अगर काउंटिंग करें तो 90,000 तक वर्म्स मौजूद होते हैं रोटिंग एप्पल में। उसके बाद ह्यूमन का आप लोग खुद आइडिया लगा लें, फिर अगर इतनी जल्दी अपनी तादाद को बढ़ाते हैं तो ह्यूमन में अगर वो पिनवर्म या हुकवर्म चला जाता है इंटेस्टाइन में तो उनको कैसे नुकसान पहुंचाएगा। अब जो है ये बिलियन ऑफ वर्म्स प्रेजेंट इन टॉप सॉइल, हमारी टॉप सॉइल के ऊपर बहुत सारे वर्म्स मौजूद हैं, ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक भी है, जो हमें नजर नहीं आती। अक्सर चीज पड़ी हुई वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर वो वर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वर्म्स आखिर आते कहाँ से हैं? क्या वो वहां पे पहले से कोई वर्म मौजूद था जिसने आके एग ले किया और वहां से फिर वर्म्स बन गए? क्योंकि हमारी सॉइल के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्म्स मौजूद हैं जो हमें नज़र नहीं आते। गलती से गलती चीज़ के अंदर वो वर्म्स आ जाते हैं, आके वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट करवा देते हैं, डिकम्पोजिशन स्टार्ट करवा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी साइज़ बढ़ जाते हैं और हमें नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो टॉप सॉइल में अगर देखते हैं तो बिलियंस की तादाद में वर्म्स मौजूद हैं। उसके अलावा राउंड वर्म इम्पोर्टेंट है ब्रेकिंग द ऑर्गेनिक मैटर। राउंड वर्म जो है वो पाया जाता है सॉइल के अंदर, ये वर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं राउंड वर्म खास तौर पे। तो ये क्या करते हैं, ये जब सॉइल में मूव कर रहे होते हैं अर्थवर्म की तरह, तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को मिक्सअप करवा देते हैं सॉइल में, सॉइल को नरम बना देते हैं जिसकी वजह से प्लांट बेटर ग्रो करते हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे पत्ते गिरे हुए होते हैं, गोबर वगैरह पड़ा होता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन करवा देते हैं। इस तरह राउंड वर्म डिकम्पोजर्स के तौर पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये है हमारा टॉपिक और साथ साथ आप लोग तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।